नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज से हम लोग देखेंगे खान सर के द्वारा एक बेहतरीन बुक आया बिहार दरोगा के लिए, तो इसी से हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे। आज 50 क्वेश्चन देखेंगे। 50 प्रश्न को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और इस 50 क्वेश्चन से करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन बनेंगे कोशिश करूँगा कि उसे भी हम लोग क्लियर करते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट यह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह प्रकाशित किया जाता है, तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यह जो जारी किया जाता है, यह जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया जाता है। आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया जाता है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 जो रिपोर्ट जारी किया था वह 15वां संस्करण था। कितना संस्करण था? 15वां संस्करण था। 100 से अधिक वर्षों में पहली बार वैश्विक महामारी कोविड-19 ने दुनिया की अधिकांश आबादी के जीवन और आजीविका पर गंभीर प्रभाव के साथ आर्थिक संकट पैदा कर दिया था। तो ये 2020 में जारी किया था, वह 15वां संस्करण था और यह जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न डार्क नेट संबंधित था। तो डार्क नेट यह किससे संबंधित था? गैर पारंपरिक उद्देश्य के लिए वेब का उपयोग करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैर पारंपरिक उद्देश्य के लिए वेब का उपयोग करना। डार्क नेट एक अद्वितीय अनुकूल संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। इंटरनेट के भीतर एक डार्क नेट के ओवरले नेटवर्क है जिसे केवल विशिष्ट सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन या प्राधिकरण के साथ एक्सेस किया जा सकता है, जो इंटरनेट सेवा प्रदाताओं या सरकारी अधिकारियों द्वारा इसे दुर्गम बनाता है। तो डार्कनेट पर सामग्री एन्क्रिप्टेड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य किस देश में अवस्थित है। तो सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य यह किस देश में अवस्थित है? यह अवस्थित है भूटान में। किस में अवस्थित है? भूटान में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह भूटान में जो है पूर्वी इलाके, भूटान के पूर्वी इलाके में है और जगह का नाम है तारासिंगंग जिले, वहाँ अवस्थित है। और ये हम लोग जानते हैं भूटान यह भारत के अरुणाचल प्रदेश से सीमा भी साझा करता है। यह पूर्वी नीले चीड़, इस जो अभ्यारण्य है इसमें पूर्वी नीले चीड़ और काली दुम वाले मैगपाई पक्षी सहित कई स्थानीय प्रजातियां इसमें पाए जाते हैं। इसकी स्थापना का उद्देश्य मीगोई या याती से ही कहते हैं जैसी प्रजाति का संरक्षण करना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चाबहार रेलवे परियोजना किस देश द्वारा चलाई गई। तो चाबहार रेल परियोजना यह किस देश के द्वारा चलाया गया। तो यह चलाया गया ईरान के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ईरान ने एक ठोस निर्णय लेते हुए भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। अफगानिस्तान सहित मध्य एशिया में अपनी पहुंच तथा व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह को विकसित किया था। इसके साथ ही वहाँ कई विकासात्मक परियोजनाओं सहित चाबहार के एक रेल परियोजना में भी भारत ने भागीदारी लिया था, जिसे ईरान द्वारा निरस्त कर दिया गया। ईरान ने कहा था कि भारत इस परियोजना के वित्तीयन में देर कर रहा है और यह कहकर जो है भारत को उसने बाहर कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अटल नवाचार मिशन AIM किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो अटल नवाचार मिशन यह लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा यह जो है ऐप लागू किया था। देश भर में स्कूली छात्रों के लिए LTF यानी डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया। तो किसके लिए? तो स्कूली छात्रों के लिए, स्कूली
छात्रों के लिए यह ऐप लॉन्च किया था नीति आयोग के द्वारा। इसमें भारतीय स्टार्टअप प्लाज्मो के सहयोग से लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आने वाले समय में स्कूली छात्राओं के कौशल में सुधार करना, उन्हें ऐप उपयोगकर्ता से ऐप का निर्माण करने वाला बनाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, स्टॉप हेड फॉर प्रॉफिट। स्टॉप हेड फॉर प्रॉफिट यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित किससे? सोशल मीडिया से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोशल मीडिया। रंगभेद के विरोध में चल रहे आंदोलनों के मध्य फेसबुक और इंस्टाग्राम के बहिष्कार और इसके विज्ञापन न देने की आवाज़ अमेरिका से उठी और अब यह भारत को छोड़कर पूरी दुनिया में इसका प्रभाव देखा जा रहा है। इस अभियान को अमेरिका के अनेक मानवाधिकार संगठनों ने सम्मिलित तौर पर आरंभ किया और इसे नाम दिया गया स्टॉप हेड फॉर प्रॉफिट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2023 तक राज्य के सभी घरों को 100% यानी 100% नल जल कलेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया? तो 2023 में जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों को 100% जल नल कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय यह कौन सा सरकार लिया है? अरुणाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने यह निर्णय लिया है। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सभी घरों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना। यहीं अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले लोंगडिंग में लगभग 3900 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक गांव है जिसका नाम है पुमाओ, जिसमें स्वच्छ जल भारत मिशन के तहत शौचालय बनाए गए थे, लेकिन पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण गांव वाले इनका उपयोग नहीं करते थे। अब वे अपने घरों में पानी आ जाने से शौचालयों का भी उपयोग खुशी खुशी कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चुशुल नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो चुशुल नामक स्थान यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। यह भारत के लद्दाख का जो राजधानी लेह है, लेह का एक गांव में स्थित है। यह दरबुक तहसील में स्थित है जिसे चुशुल घाटी के रूप में जाना जाता है। यह जो है लगभग 4360 मीटर की ऊंचाई पर रेजांगला और पेंगोंग झील के करीब है। यह स्थान 18 नवंबर 1962 ईस्वी को चुलूस में अंतिम व्यक्ति और अंतिम दौर से लड़ने वाले भारतीय सेना के लिए प्रसिद्ध है। इस महत्वपूर्ण जीत के बिना इस क्षेत्र पर चीन का कब्जा हो सका था। भारत और चीन के बीच चुशुल में कोर कमांडरों की चौथों दौर की जो बैठक हुआ था यही चुशुल नामक जगह पे हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। बिल्कुल गलत। यह असम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। बिल्कुल सही। इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया था। ये भी सही है। पार्क के पानी में गंगा डॉल्फिन भी पाई जाती है। ये भी सही है। तो इसमें जो है कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो एक से अधिक सही है, यानी 2, 3, 4 ये सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न, आजादपट्टन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? आजादपट्टन जल विद्युत परियोजना यह किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है झेलम नदी पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी पर। और यहाँ से जो है 700 मेगावाट जो है बिजली का उत्पादन यहाँ से होता है। यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुघोटी जिले में झेलम नदी पर स्थित है। सुघोटी जिले में झेलम नदी पर स्थित है। पाकिस्तान और चीन
ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किया है? ये इसी के आसपास से गुजरता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईसिनोफिल गणना किससे संबंधित है? तो ईसिनोफिल गणना यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है रक्त परीक्षण से। किससे संबंधित है? रक्त परीक्षण से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ईसिनोफिल एक रक्त परीक्षण गणना है जो श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या को मापता है, जिन्हें ईसिनोफिल कहा जाता है। जब व्यक्ति में कुछ एलर्जी संबंधी बीमारियां का संक्रमण और अन्य चिकित्सा स्थितियां उत्पन्न होती है तब ईसिनोफिल सक्रिय हो जाते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने कोविड-19 का जो पेशेंट था की शुरुआती पहचान के लिए इस परीक्षण को हरी झंडी दिखाया है। चलिए प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किन 2 देशों को खसरा से मुक्त होने की घोषणा की है? तो ये 2 देश हैं श्रीलंका और मालदीव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। श्रीलंका और मालदीव को WHO ने खसरा और रूबेला से मुक्त घोषित किया है। अच्छा, मुक्त घोषित होने के लिए इसका क्या प्रमाणित होना चाहिए? तो वहाँ 3 साल से अधिक समय तक जो है उस वायरस का या उस बीमारी का कोई भी सबूत सामने नहीं आना चाहिए, तब उसे उस मुक्त घोषित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1927 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का प्रारंभ किस लक्ष्य को लेकर हुआ था? तो 1927 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का जो प्रारंभ हुआ था वह उद्देश्य क्या था? महिला शिक्षा में वृद्धि करना। उसका उद्देश्य था महिला शिक्षा में वृद्धि करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिला शिक्षा में वृद्धि करना। और इसके साथ क्या था? बच्चों की स्थिति में भी सुधार करना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित था? तो संबंधित कुंवर सिंह भी था, मौलवी अहमदुल्ला भी था और रानी लक्ष्मीबाई भी थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक। ये तीनों का संबंध 1857 के विद्रोह से था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो इसमें क्या सम्मिलित नहीं था? प्रजातीय भेदभाव की समाप्ति, यह बिल्कुल सम्मिलित था। पूंजीवाद व साम्यवादी व्यवस्थाओं को रोकना, यह सम्मिलित नहीं था। उपनिवेशों की स्वतंत्रता, यह सम्मिलित था। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति को बढ़ाना, यह भी सम्मिलित था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवाद व साम्यवादी व्यवस्थाओं को रोकना या उनकी विदेश नीति में सम्मिलित नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से इंडियन मुस्लिम्स शीर्षक पुस्तक का लेखक थे? तो इंडियन मुस्लिम्स इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे सर विलियम हंटर। कौन थे? सर विलियम हंटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम हंटर इसके लेखक थे। निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो काकोरी कांड जो हुआ था उसमें मुकदमे का सामना इसमें से किसने नहीं किया था? तो कौन नहीं किए थे? चंद्रशेखर आज़ाद नहीं किए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काकोरी केस में भारी संख्या में जो युवक थे, सेनानी थे, उसे गिरफ्तार किया गया था। उन पर मुकदमा चलाया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और असाफउल्लाह खां, इन सारे ऊपर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई थी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से भाग निकले थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन, उसका मांग क्या था? तो जमींदारों के हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग को कम करके 1/3 करना, यानी भू राजस्व जो था उसे कितना करना? 1/3 करना, 1/3 करना। तेभागा आंदोलन यह इसका जो केंद्र था वह बंगाल था। कहाँ था? बंगाल था। और यह प्रारंभ हुआ था लगभग 1945 ईस्वी, 45 से 50 ईस्वी तक इसका काल था। इसका शुरुआत जो हुआ था वह त्रिपुरा के हसनाबाद जिले में हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य भाग था कि वहाँ के जो राजस्व है उसे 1/3 कर दिया जाए। चलिए अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो बायोडायवर्सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वाल्टर जी रोशेन ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्टर जी रोशेन ने किया था। बायोडायवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया था यही वाल्टर जी रोशेन ने, और ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के वनस्पति शास्त्री थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सा गैस योगदान देता है? तो CO2 और मीथेन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CO2 और मीथेन। सबसे अधिक योगदान देता है जल वाष्प, वाटर वेपर, जल वाष्प। इसका योगदान लगभग 36.72% होता है। CO2 का योगदान है 9.26%, 9.26%। वहीं मीथेन CH4 इसका जो योगदान है वह 4.9%, और ओजोन O3 इसका जो योगदान है 3.7%। तो सबसे अधिक योगदान रहता है जल वाष्प का, उसके बाद CO2 का, उसके बाद मीथेन का, उसके बाद ओजोन का। तो इस ऑप्शन में इसका आंसर हो जाएगा योगदान देता है CO2 और मीथेन, क्योंकि इसमें नाइट्रस ऑक्साइड है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है और इसमें अमोनिया है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किससे सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है? तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार यह किससे संबंधित है? कौन सा क्षेत्र से इसका संबंध है? तो इसका संबंध है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है वर्तमान समय में मत्स्य पालन और मछली उत्पादन के क्षेत्र में कौन से नंबर 1 पर है? तो कह रहा है वर्तमान में भारत जो है वह मत्स्य यानी मछली पालन और मछली उत्पादन में कितने स्थान पर है? तो भारत का स्थान अभी दूसरा है। कौन सा स्थान है? दूसरा है। और प्रथम की अगर बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे है चीन। कौन सा देश है? चीन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में अभी वर्तमान में 13वां स्थान है। कितना स्थान है? 13वां स्थान है। तेलंगाना जो राज्य बना था उससे पहले बिहार का स्थान 12वां था और वर्तमान में 13 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पे, तो प्रथम स्थान पे है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बिहार में चूना पत्थर का एकमात्र स्रोत कहाँ स्थित है? तो बिहार में चूना पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है रोहतास जिले से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास जिले से। वहीं बात करें यह कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिले से प्राप्त होता है। वहीं बात करें नवादा जिले से, नवादा, बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट से अब्रक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अब्रक प्राप्त होता है। भागलपुर, जमुई, मुंगेर और नवादा जिलों से क्वार्ज और सिलिका रेत प्राप्त होता है, जबकि लखीसराय, मुंगेर और नालंदा से क्वार्ट्ज और मुंगेर से टॉल्क या स्टीटाइट प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मीठा खीरा जिसे GI टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से? तो कहाँ के मीठे खीरे को GI टैग दिया गया है? तो ये GI टैग मिला है नागालैंड के मीठे खीरे को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे ही नागा खीरा भी कहा जाता है। नागा खीरा, मीठा खीरा जो रसदार, मुलायम और मीठा स्वाद है, जैविक रूप से उगाया जाता है, जिसे अभी हाल ही में जो है GI टैग दिया गया है। यह अपनी मिठास और विशेष हरे रंग के लिए जाना जाता है। इसमें कम कैलोरी और उच्च पोटेशियम होता है। मुख्य रूप से खरीफ मौसम यानी अप्रैल टू मई के दौरान मिश्रित फसल के रूप में नागा किसानों द्वारा अपने झूम खेतों में इनकी पारंपरिक रूप में इसकी खेती की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है गया में स्थित गर्म जलकुंड का नाम है? तो गया में जो गर्म जलकुंड है उसका नाम है अग्निकुंड। क्या नाम है? अग्निकुंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्निकुंड। मखदूम कुंड यह राजगीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नालंदा जिले के राजगीर में स्थित। जन्म कुंड यह मुंगेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंगेर जिले में। और भीम कुंड यह भी
मुंगेर में स्थित है, भीम बांध अभ्यारण्य में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बिहार में प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय जिला कौन सा है, यानी सबसे अधिक जनजाति यह किस जिले में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण। सबसे अधिक जनजाति जो है बेतिया यानी पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। लगभग 6.35% जो है जनजाति बिहार में इसी जिले में पाए जाते हैं। उसके बाद कटिहार का यहाँ यह दूसरे स्थान पे है, जमुई तीसरे स्थान पे है और पूर्णिया चौथे स्थान पे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है, यानी केरल की कौन सी जनजातियां हैं। तो इसमें हो जाएगा चेचू जनजाति। चेचू जनजाति कहाँ निवास करती है, तो यह केरल में पाई जाती है। जबकि लेप्चा की बात करें तो सिक्किम, लेप्चा जनजाति यह सिक्किम में पाई जाती है। डाफर जनजाति यह गुजरात में पाए जाते हैं। कहाँ, गुजरात में पाए जाते हैं। और डाफला यह अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराम, लोहित, सुबनबीरी, धनसिरी। कह रहा है इनमें से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, तो लोहित, सुबनबीरी यह अरुणाचल प्रदेश से, लोहित और सुबनबीरी यह दोनों जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। जबकि बराम यह जो है मणिपुर से निकलकर मिजोरम बहती है और तथा असम से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3, ये दोनों सही हैं। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका हो जाएगा उपर्युक्त एक से अधिक। लोहित नदी जो है यह पूर्वी तिब्बत के जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये सारे जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। प्रश्न है, कथन ए, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। बिल्कुल गलत। यह एक भ्रंश घाटी में बहती है, ये सही। तो कह रहा है कि नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो नर्मदा जो है डेल्टा का निर्माण नहीं, एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। यानी ए गलत है परंतु आर सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, 92वें संविधान संशोधन यानी 92वां संविधान संशोधन 2004 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। तो इसके तहत 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं जोड़ी गई थी वह मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो, ये चारों भाषाएं जोड़ा गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं था। कितना, 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन जो 1967 ईस्वी में हुआ था, 1967 में, इसमें सिंधी को जोड़ा गया था। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, इसमें नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये 3 भाषा जोड़ा गया था। और 92वां संविधान संशोधन जो 2004 में हुआ था, इसमें 4 भाषाएं जोड़ा था, यानी 1, 3 यानी 8 भाषाएं और जोड़ा गया। और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न, भारत एक गणतंत्र है, इसका अभिप्राय है, यानी भारत एक गणतंत्र है, तो गणतंत्र का अभिप्राय क्या होता है। तो गणतंत्र का अभिप्राय होता है राष्ट्र प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति, अर्थात जैसे ब्रिटेन के सम्राट की भांति वंशानुगत न होकर जनता द्वारा जो सीधे यानी प्रत्यक्ष रूप से जो और या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है वह गणतंत्र कहलाता है। तो भारत जो है एक गणतंत्र है, इसका अभिप्राय क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत नहीं है। भारत का जो राष्ट्र प्रमुख होता है वह वंशानुगत नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही कथन है। कह रहा है नीचे कौन सही कथन है प्रस्तावना के संबंध में। तो प्रस्तावना हम लोग देख लेते हैं। प्रस्तावना में केवल अब तक एक बार ही संशोधन हुआ है। तो अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ, बिल्कुल सही। 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, तो वो एक ही बार इसमें संशोधन, बिल्कुल सही है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की बात कही गई, बिल्कुल सही।
और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें बी और सी सही है, ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन ए भी सही है, तो आंसर एक से अधिक सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, प्रस्तावना की बात आई, तो प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने क्या कहा था, राजनीतिक जन्मपत्री कहा था, जबकि अंबेडकर जी ने पवित्र दस्तावेज कहा था। अंबेडकर जी ने क्या कहा था, पवित्र दस्तावेज। अगला प्रश्न है, संविधान में आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ है, तो संविधान में आर्थिक न्याय का उल्लेख यह प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय नागरिकों तथा विदेशी व्यक्ति को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं, तो इसमें कौन सा मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त है, तो इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार ये है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी है, जीवन का अधिकार ये भी है, आंसर हो जाएगा उपयुक्त एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। जो अनुच्छेद भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को प्राप्त है वह है 14, 20, 21, 21 का क, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये सभी को प्राप्त है। जो केवल भारतीयों को प्राप्त है वह है 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो मौलिक अधिकार का रुचि है ये केवल भारतीय को ही प्राप्त है, इसे आप लोग ध्यान रख लीजिए। प्रश्न है, संसद राज्यों के अनुसमर्थन के बिना भी निम्नलिखित विषयों में से किसमें संशोधन कर सकता है, यानी राज्य का समर्थन ना भी हो तब भी संसद इनमें से किस पर संशोधन कर सकता है, तो वह राज्यों के क्षेत्र नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 3 कहता है, अनुच्छेद आर्टिकल 3, संसद राज्यों की सहमति के बिना भी उसके नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति या राष्ट्रपति नहीं राज्यपाल करता है, तो ये गलत है। वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद मुक्ति राज्यपाल करता है, तो ये उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन पद मुक्ति का अधिकार उसे या किसे प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है, तो ये भी गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है परंतु पदमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति, ये सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं पदमुक्ति दोनों राष्ट्रपति करता है, ये भी गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, वर्ष 2000 में तीन नए राज्यों का गठन हुआ था, तो यानी 2000 में 3 नए राज्यों का गठन हुआ था, वो 3 राज्य कौन कौन सा, तो उत्तराखंड, ये 3 राज्य उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसमें सबसे पहले जो गठन हुआ था वह किसका हुआ था, तो छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। उसके बाद गठन हुआ था उत्तराखंड, इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था, क्योंकि 15 नवंबर को हम लोग बिरसा मुंडा जयंती मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय व्यवस्था है जिसका अभिप्राय है, यानी भारत में संसदीय व्यवस्था है उसका अभिप्राय क्या होता है, तो इसका अभिप्राय होता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मंत्रिपरिषद के मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड के आसपास, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या कहलाती है, कहलाती है एक खगोलीय एकक।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह? बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है। अभी तक ज्ञात बृहस्पति, अच्छा बृहस्पति के अभी तक जितने ज्ञात हैं उनमें कितने, इसके पास कितने उपग्रह हैं? 79 उपग्रह हैं। आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, अलमथिया इसके कुछ प्रमुख उपग्रह हैं। वहीं बात करें सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति हो गया, सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो बुध हो जाएगा। कौन सा ग्रह हो जाएगा? बुध ग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। तो अबुल फजल के द्वारा जो अकबरनामा लिखा गया था वह कितने वर्षों में पूरा गया था? तो इसे पूरा करने में उसे लगभग 7 साल लग गए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबरनामा। यह अकबर की आत्मकथा है, अकबर की आत्मकथा है। अबुल फजल ने इसे 1590 ईस्वी में प्रारंभ किया था और 96 ईस्वी में इसे पूरा किया था। 1596 ईस्वी में उन्होंने पूरा किया था। अबुल फजल यह अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। इसकी प्रमुख विशेषता थी कि यह युद्धों, षड्यंत्रों तथा वंश परिवर्तनों के प्रचंडों को प्रधानता देने की अपेक्षा शासित वर्ग को भी समुचित स्थान प्रदान करता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलाम का गुलाम या इल्तुतमिश को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। तो इसीलिए इसे जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अच्छा, ऐबक ने अपनी पुत्री, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो पुत्री थी उसका विवाह इसी इल्तुतमिश से किया था। किससे किया था? इल्तुतमिश से किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। तो दिल्ली के अंदर जो लाल किला है उसमें जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने किया था? तो उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसने करवाया था? औरंगजेब ने कराया था। औरंगजेब ने 1667 ईस्वी में लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया। 1668 ईस्वी में 78 ईस्वी में बीबी का मकबरा, इसकी जो अपनी पत्नी थी रबिया दुर्रानी, उसकी स्मृति में औरंगाबाद में बनाया था। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। चलिए अगला प्रश्न। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मोहनजोदड़ो में कितनी बार बाढ़ आई थी? तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर मोहनजोदड़ो में कितनी बार बाढ़ आई थी? तो लगभग 7 बार बाढ़ आई थी। इसका जो है साक्ष्य मिला है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये अच्छा, किसने कहा था कि मोहनजोदड़ो का पतन का प्रमुख कारण बाढ़ था? तो जॉन मार्शल ने। किसने कहा था? जॉन मार्शल ने कहा था कि बाढ़ ही जो संभवतः उसका पतन का कारण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पालकालीन मूर्ति कला की विशेषता नहीं है? तो पालकालीन मूर्ति कला की विशेषता इनमें से कौन नहीं है? देख लेते हैं कौन नहीं है। अधिकांश मूर्तियां का निर्माण काले बेसाल पत्थरों से किया जाता है। बिल्कुल सही है। मूर्तियां लेखयुक्त एवं तिथि युक्त होती थी। ये भी सही। इस काल की मूर्तियों को चारों तरफ से तराशा गया था। बिल्कुल गलत। और इस युग में प्रमुख मूर्तिकार धीमान तथा बिठपाल थे। तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है यह पालकालीन मूर्तिकला की विशेषता नहीं थी। अगला प्रश्न है, श्रवणबेगोला कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में, भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। और ये प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में यहीं पर रहा था और यहीं पर उसकी मृत्यु भी हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राचीन भारतीय सभ्यता है? तो इसमें से कौन सी एक प्राचीन भारतीय सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता यह प्राचीन भारतीय सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। इसका अगर उपयुक्त काल पूछा जाए तो लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका जो है काल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न निम्नलिखित में से चनहुदड़ो स्थल में पाए गए हैं, यानी चनहुदड़ो से क्या पाए गए? तो चनहुदड़ो से मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक
और वक्राकार ईंटें भी प्राप्त हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। चनहुदड़ो एक सैंधव यानी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, और यहाँ से जो है खुदाई में यहाँ जो खुदाई हुआ था वहाँ मनके का कारखाना, लिपस्टिक, कंघा, वक्राकार ईंटें, काजल आदि प्राप्त हुए हैं। और देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न है, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा धर्म यात्राओं के समय अनुसरण किए गए मार्ग में पड़ने वाले स्थलों का क्रम क्या था। यानी वह जो धर्म यात्रा पे निकला था तो सबसे पहले किधर से वह गुजरा था उसका क्रम जानना है। तो इसका क्रम हो जाएगा, वह सबसे पहले गया गया था। कहाँ गया था? गया गया था, उसके बाद कुशीनगर गया था, उसके बाद लुम्बिनी गया था, और अंतिम में वह कपिलवस्तु गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात अशोक ने आकेट तथा बिहार यात्राओं की जगह धर्म यात्राओं की शुरुआत किया था। किसकी शुरुआत किया था? धर्म यात्राओं की शुरुआत किया था, और स्वयं भी बुद्ध से संबंधित लगभग सभी स्थलों की यात्रा किया था। चलिए दोस्तों, ये था खान सर के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया उसका बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है। आज हम लोगों ने 50 प्रश्न देखे हैं, और ये 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल इससे आगे 50 प्रश्न जो है उसे हम लोग देखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।